नमस्कार साथियों। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया अध्याय, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में। आखिर कैसे काम करता है प्रधानमंत्री कार्यालय, होता क्या है प्रधानमंत्री कार्यालय। आप लोगों ने एक शब्द बार बार सुना होगा, पीएमओ। सुनते रहते हैं, मतलब बार बार, बहुत ज्यादा तो नहीं, कॉमन शब्द है। लेकिन जिस तरीके से हम सुनते हैं कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उसी तरीके से सुनते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय। अब यहाँ पर सोचने वाली बात या दिमाग में जो बात है वो ये आ जाती है कि आखिर प्रधानमंत्री कार्यालय का क्या मतलब है। क्योंकि एक गृह मंत्रालय हो गया, गृह मंत्री हैं तो गृह मंत्रालय उनके अधीन हो गया। वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्रालय उनके अधीन हो गया। रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्री हैं, उनके अधीन हो गया। प्राइम मिनिस्टर तो सभी मंत्रियों के ऊपर होते हैं, और मतलब एक तरीके से मुखिया होते हैं, सबसे ऊपर है, मुखिया हैं। लेकिन आखिर उनको, उनका कार्यालय का मतलब क्या हुआ, या उनका कार्यालय काम क्या करता होगा। जब सारा काम बटा हुआ है लोगों में, सारे मंत्री हैं, सबके पास अपना विभाग है, अपना कार्यालय है, अपने अधिकारी हैं, तो आखिर प्रधानमंत्री कार्यालय को क्या जरूरत पड़ती है किसी काम को करने के लिए, या क्या काम करता है प्रधानमंत्री कार्यालय। तो साथियों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीएमओ क्या है। पीएमओ का मतलब होता है प्रधानमंत्री कार्यालय, यानी प्रधानमंत्री का कार्यालय। अब जैसा भी मैंने पहले कहा, थोड़ी देर पहले, कि प्रधानमंत्री कार्यालय की जरूरत क्यों है, या प्रधानमंत्री को क्या करना है कार्यालय का। प्रधानमंत्री को तो काम करवाना है लोगों से, लेकिन ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय जब से भारत आजाद हुआ है तब से अस्तित्व में है। जवाहरलाल नेहरू जी बहुत इसके पक्षधर थे कि प्रधानमंत्री कार्यालय होना चाहिए। अन्य लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, जो नौकरशाह थे, सिविल ऑफिसर थे, वो और कुछ नेता वगैरह, तो इसके पक्ष में नहीं थे कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय इतना शक्तिशाली हो जाएगा, इतना मतलब सारा काम अगर प्रधानमंत्री कार्यालय करने लगेगा, तो बाकी के विभाग क्या करेंगे, मंत्री क्या करेंगे, कैबिनेट की फिर हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि भारत के संविधान में जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट का मुखिया है, सरकार का मुखिया है। लेकिन जो उसके सहयोगी हैं, यानी जो लोग, जैसे वित्त मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, इस तरीके के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, वो उसके सहयोगी हैं, अधीनस्थ नहीं है, नौकर नहीं है। भारत और अमेरिका की शासन व्यवस्था में यही अंतर है। वहां पर जो मंत्री होता है, सचिव बोलते हैं उसको, रक्षा सचिव, विदेश सचिव, ऐसे, तो वो लोग, वो नौकर हैं, वो अधीन, उसके अधीन काम करते हैं। प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री वहां नहीं होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आपके अधीन नहीं है, आपके सहयोगी हैं। हालांकि फिर भी प्रधानमंत्री का पद अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, मुखिया होते हैं, सभी विभागों के, सभी मंत्रियों के सबसे ऊपर उन्हीं का पद होता है। और जैसे उनको संज्ञा दी गई है कि ग्रहों के बीच में चंद्रमा, या नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा, कि बाकी तो सब चंद्र ग्रह हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा है जो चमक रहा है, सबसे ज्यादा चमकता है, बड़ा भी है। तो इस तरीके से मतलब कि, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। कहने का मतलब ये है कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है। सरकार की नीतियां, सरकार का विजन, सरकार क्या सोचती है, सरकार क्या करने वाली है, सरकार क्या लाने वाली है, सरकार कैसे चलने वाली है, सरकार आगे कैसे काम करेगी, ये सब जो है वो निर्भर करता है प्रधानमंत्री के ऊपर। बाकी के जो उनके सहयोगी हैं, मंत्रालय हैं, वो सब उनके
सहयोग के लिए हैं या उनके मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में काम करते हैं। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अकेले तो कुछ कर नहीं सकते कि खाली प्रधानमंत्री अकेले हैं। आप लोग देखते होंगे तो लगता होगा कि अभी इनकी रैली है, सुबह मुंबई में थे, शाम को जो है दिल्ली पहुंच गए, अभी दिल्ली में है, 2 घंटे बाद पता लगता है कि प्रधानमंत्री तो वहां पहुंच गए। कभी त्वरित एकदम से कुछ जरूरत पड़ता है, कहीं कुछ बात हो गई, कुछ घटना हो गई तो उनको तुरंत वहां पहुंचना होता है, या कुछ विदेश में ऐसा कुछ हो गया और उसके ऊपर तुरंत स्टेटमेंट आ जाता है। तो आखिर कैसे कि तुरंत स्टेटमेंट दे दिया प्रधानमंत्री ने, इतना बोल दिया? क्या सब प्रधानमंत्री को पता है, सब उनको पता होता है? उनके पास ऐसा नहीं है। इन्हीं सब कामों के लिए, उनका सहयोग करने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए वहां पर जो है प्रधानमंत्री कार्यालय का मतलब गठन किया गया है। लेकिन संविधान में प्रधानमंत्री कार्यालय जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार से और विभाग हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या और जो विभाग हैं, और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें, कुछ महत्वपूर्ण विभाग ऐसे भी होते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील विषय हैं, तो वो लोग सीधे प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं, और किसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे आईवी चीफ हो गए, आपके रॉ चीफ हो गए, अंतरिक्ष का जो हमारा है, स्पेस का जो है वो हो गया, लोगों की समस्याएं, पब्लिक ग्रीवेंस, ये भी उन्हीं के पास है। कार्मिक विभाग प्रधानमंत्री खुद अपने आप डील करते हैं इनको। तो ये सब चीजें हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का यहाँ पर रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और बाकी हम इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसा मैंने कहा कि संविधान में कहीं इसका जिक्र नहीं है, संवैधानिक संस्था प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय का उल्लेख अगर हमें कहीं मिलता है तो गवर्नमेंट बिजनेस रूल 1961 के अंतर्गत हमें इसका उल्लेख मिलता है, जहां पर इसको यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को एक विभाग के रूप में दर्शाया गया है, विभाग के रूप में इसकी भूमिका लिखी हुई है। तो साथियों, मैं अब आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय की संरचना क्या है। देखिए, ये काफी कुछ निर्भर करती है। कुछ चीजें तो बेसिक होती हैं जो किसी भी विभाग में होती हैं, किसी भी मंत्रालय में होती हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं प्रधानमंत्री के स्वयं के ऊपर कि उनको कितने लोगों की जरूरत है काम करने के लिए। ये सभी लोग सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री के बहुत ही विश्वास पात्र लोग होते हैं। इसमें सलाहकार भी शामिल हैं, नौकरशाह भी शामिल है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में एक महत्वपूर्ण जो पद होता है वो ये है कि कोई वहां पर एक राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री मतलब जो गवर्नमेंट में मंत्री होते हैं, तो उन क्योंकि चीफ तो उसके प्रधानमंत्री ही होंगे, पीएमओ के, तो उनको एक असिस्ट करने के लिए एक मंत्री चाहिए, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मंत्री होता है, उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। 3 प्रकार के मंत्री जो होते हैं उनमें 3 प्रकार के श्रेणियां हैं: कैबिनेट, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री स्तर का दर्जा उनके पास होता है, जो वहां पर उनको देखने के लिए, चीजों को मैनेज करने के लिए होते हैं। उसके बाद सबसे जो मुख्य और सबसे विश्वास पात्र, बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये ऐसा पद है, ये कोई बहुत वरिष्ठ नौकरशाह जो होते हैं, वरिष्ठ सिविल सर्विस के ऑफिसर जो होते हैं वो ही होते हैं। वो मौजूदा सर्विस में भी हो सकते हैं, अगर सर्विस से वो रिटायर हो चुके हैं तो उसके बाद भी वो इस पद पर आ सकते हैं। ये मैंने कहा ना कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय की संरचना कैसी होगी, ये
ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं अपना स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले प्रधान सचिव होते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, जो उनका काम देखते हैं। उसके बाद संयुक्त सचिव होते हैं, अतिरिक्त सचिव होते हैं, और उसके बाद जो है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो सीधा उनको रिपोर्ट करते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री के एडवाइजर होते हैं, जैसे मीडिया सलाहकार हो गए। मतलब डिपेंड करता है, अगर उनको प्रधानमंत्री को लगता है कि मुझे जरूरत है तो वो रखते हैं, नहीं जरूरत लगती है तो नहीं रखते। तो मीडिया सलाहकार हो गए। कई बार ये होता है कि राजनीतिक सलाहकार किसी को रख रखा है उन्होंने, मतलब बना लिया है अपना, मीडिया सलाहकार हो गए हैं। कुछ विशेष कार्याधिकारी भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो किसी को प्रोटोकॉल का दे दिया गया काम कि आप आने जाने का देखिए, प्रोटोकॉल देखिए कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है कि नहीं। किसी के पास विदेशों से चीजों को देखने का, मैनेज करने का, मतलब अलग अलग पद, जैसी प्रधानमंत्री जी को जैसी आवश्यकता हो, इनको वो उस हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा जरूरी नहीं है। जो प्रशासनिक अमला है वो इतना ही होता है कि मतलब एक प्रधान सचिव होते हैं, संयुक्त अतिरिक्त सचिव होते हैं, संयुक्त सचिव होते हैं, और प्रधानमंत्री के निजी सचिव होते हैं। ये सब वरिष्ठ नौकरशाह होते हैं, और जो बहुत ही प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र लोग होते हैं वो होते हैं। उसके अलावा वो सलाहकार रख सकते हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। आईबी के चीफ जो हैं, रॉ के चीफ जो हैं, इस तरीके की जो हमारी एजेंसीज हैं, उनके चीफ जो हैं वो सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, बीच में वो किसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसी काफी चीजें होती हैं, तो ये लोग भी उसमें शामिल है। सलाहकार जो एडवाइजर हैं वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मनमोहन सिंह सरकार में संजय बारू उनके मीडिया सलाहकार थे, और ज्यादातर स्टेटमेंट वही देते थे प्रधानमंत्री की तरफ से। लेकिन यहाँ पर मोदी जी खुद बोलते हैं, उनका मीडिया सलाहकार मुझे नहीं पता वैसे है कोई इस टाइम या नहीं है, लेकिन वो अपने आप बोलते हैं। तो इस तरीके से किसी और फील्ड के लिए भी सलाहकार हो सकता है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र है तो उसको वो राजनीतिक सलाहकार रख लेंगे कि भाई तुम सलाह दोगे कैसे करना। तो इस तरीके की चीजें ये होती हैं। इसके बाद फिर नीचे जैसे कोई प्रशासनिक ढांचा, कोई भी प्रशासनिक ढांचा होता है, सचिव के बाद फिर निदेशक, और निदेशक महानिदेशक, फिर निदेशक, और फिर उसके नीचे और बाकी लोग होते हैं। इस तरीके से पूरा विभाग के रूप में ये काम करता है। और उसके अलावा ये विशेष कार्याधिकारी यानी ओएसडी, उनके सलाहकार, एनएसए जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो, और आईबी चीफ, रॉ चीफ, ये सारे लोग, और बाकी इस तरीके की चीजें जो है वो लोग इनको जो है यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, सीधा सलाह देते हैं। तो साथियों, मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय क्या है, कैसे काम करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय के मुख्य मुख्य काम क्या हैं, इसकी जरूरत क्या है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रधानमंत्री कार्यालय के मुख्य मुख्य काम जो है वो उनको इम्प्लीमेंट कैसे करता है, काम कौन कौन से मुख्य काम होते हैं, क्या क्या करता है। देखिए, हमें ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी किसी भी मुद्दे पर बोल देते हैं। अभी अगर कहीं कुछ हो जाए, मान लीजिए कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए, तो प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट तुरंत आ जाता है। विदेशों में कुछ हो जाए तो तुरंत स्टेटमेंट आ जाता है। या वो जहां जाते हैं उस विषय से संबंधित, जैसे अगर किसी साइंस के सेमिनार, विज्ञान के सेमिनार में जा रहे हैं तो वो विज्ञान के संबंध में बोलना शुरू कर देंगे। एजुकेशन के सेमिनार में जा रहे हैं तो एजुकेशन के संबंध में। तो एक आम आदमी को यह लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री इतना ज्ञानी है, और उसको इतना ज्ञान है कि वो, मतलब उसको हर विषय का ज्ञान है। विदेश में कुछ हो जाए तो प्रधानमंत्री बोल देते हैं, शिक्षा पे बोलना है तो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, विज्ञान पे बोलना है तो प्रधानमंत्री ने बोल दिया, प्रशासनिक व्यवस्था पे बोलना है तो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की पूरी टीम होती है जो काम करती है और उनको तैयार करके देती है। क्योंकि प्रधानमंत्री का कुछ भी बोलना सार्वजनिक जीवन में वो सामान्य बात नहीं है। मैं कुछ भी बोलूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। 2 आदमी प्रभावित होंगे, 4 आदमी प्रभावित। मैं ये यहाँ पर ये नहीं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री महोदय को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उनको बोलना क्या है, क्योंकि उनके बोलने का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, उनके बोलने का प्रभाव जनता पर पड़ता है, उनके बोलने का प्रभाव
देश विदेश सब जगह पड़ता है, तो उनको ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते हैं सार्वजनिक जीवन में। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उनके साथ ऐसे लोग हों, ऐसी टीम हो जो उनको ये सारी चीजें व्यवस्थित करके लिख के दे सके, जिससे कि वो बात रख सके। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार का मुखिया ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकता है। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री कार्यालय का जो मुख्य काम है वो यही काम होता है। प्रेस का काम हो गया, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनको कुछ बोलना पड़ता है, तो उसके लिए वो लोग तैयारी करते हैं। वहां पर ओएसडी भी होता है, जैसे मैंने बताया कि संजय बारू, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके मीडिया सलाहकार थे, तो वो ज्यादातर वो स्टेटमेंट देते थे, और नहीं तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो प्रधानमंत्री के लिए प्रेस नोट वगैरह तैयार कराएं या इस तरीके से चीजें दिखवाएं। तो इसी तरीके से जब देश विदेश में कहीं जाना होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि प्रोटोकॉल के लिए कोई अधिकारी होता है, तो एक ओएसडी होता है, वो ये ध्यान रखता है कि उनको कब जाना है, कहाँ जाना है, कब किससे मिलना है, क्या करना है। उनके निजी कामों के लिए उनके निजी सचिव होते हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें जो हैं, उनको राष्ट्रपति से कब मिलना है, कब उनको ब्रीफ करना है, एक दिन में पचासों काम होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले कहीं और हैं, फिर कहीं और हैं, फिर उनको कुछ प्रशासनिक काम भी निपटाने हैं, उनको अपने मंत्रिमंडल से भी बात करनी है। बाकी जैसे मैंने बताया कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे आईबी के वो रिपोर्ट करते हैं, उनको रॉ जो है हमारी, वो उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करती है। नेशनल सिक्योरिटी का कोई मुद्दा होता है तो नेशनल एडवाइजर उनसे सीधा बात करते हैं। तो इन सब चीजों को देखने करने के लिए उनके पास पूरी मतलब एक उनका जो कार्यालय है, वो टीम जो है, वो वही टीम है, वो ये सारे काम करती है, और उसके हिसाब से जैसा उनको लगता है उस हिसाब से वो प्रशासनिक ढांचे को छोड़कर बाकी लोगों को वो नियुक्त कर सकते हैं अपने विशेष कार्याधिकारी के रूप में, अपने सचिव के रूप में, अपने निजी सचिव के रूप में, या अपने एडवाइजर के रूप में। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, मीडिया में क्या बोलना है, प्रेस के साथ क्या उनको बोलना है, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से उनको कैसे मिलना है। सबसे बड़ी चीज, जैसे अच्छा सोशल मीडिया हो गया, हमें ये लगता होगा कि यूट्यूब पे प्रधानमंत्री जी खुद ही यूट्यूब अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, या हमें ये लगता है कि ट्विटर पे प्रधानमंत्री जी खुद अपना ट्वीट लिख रहे हैं। सब कुछ उनसे पूछ के उनकी ही मर्जी से होता है, उनकी ही सलाह से होता है, लेकिन ये करने के लिए वहां पर पूरी टीम होती है। प्रधानमंत्री जी खुद लैपटॉप लेकर के नहीं बैठते हैं कि खुद अपने आप ट्वीट करेंगे कि मुझे ये लिखना है, या उनका कोई वीडियो यूट्यूब पर आ रहा है तो ये उनका उनका काम नहीं है, वो नहीं करते हैं। इसके लिए वहां पर टीम है, वहां पर लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। प्रधानमंत्री को कैसे कम्युनिकेशन करना है, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से कैसे कब कब बात करनी है, क्या बात करनी है, किस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, तो इस तरीके की चीजें जो हैं, ये सब करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक प्रशासनिक ढांचा होता है प्रधानमंत्री के। हाँ, ये होता है, ये मुख्य बात जो है वो ये है कि ये सारे प्रधानमंत्री के बहुत ही विश्वास पात्र लोग होते हैं, जिन पर वो बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, और जो प्रधानमंत्री जी के ही अनुसार, उनके निर्देशानुसार कार्य को संपन्न करते हैं, जो ये माना जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, कर रहे हैं। तो साथियों, आपको ये समझ में आया होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय क्या है, कैसे काम करता है, प्रधानमंत्री जी की कैसे सहायता करता है, कैसे चीजों को व्यवस्थित करता है, मैनेज करता है। यहाँ पर एक सवाल जो है कई बार खड़ा हो जाता है कि कई बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इतना शक्तिशाली हो जाता है कि जो एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषदीय व्यवस्था जो हमने बनाई हुई है, ऐसा लगता है उसकी जरूरत नहीं है। जब सारे काम प्रधानमंत्री कार्यालय को ही करने हैं तो बाकी लोगों की क्या जरूरत है, और सारे काम बाकी लोगों को ही करने हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री की अपनी सरकार में स्थिति क्या है। अब आप कहेंगे साहब अभी तो आप बता रहे थे कि चंद्रमा होते हैं, तो ये ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कोई गठबंधन की सरकार है, अलायंस कोई है, उसकी सरकार है, और किसी व्यक्ति को चुन करके प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो अब उसको इस वो अपने आप स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले सकता, उसे अपने सहयोगियों का भी ध्यान रखना है, अपनी पार्टी
अध्यक्ष का, पार्टी के लोगों का भी ध्यान रखना है, कई सारी चीजें हो जाती है, तो वहां पर उसकी स्थिति भी उसी हिसाब से निर्धारित होती है। तो पीएमओ उसी हिसाब से अपना काम करता है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत नहीं है तो पीएमओ फिर उस हिसाब से काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक मजबूत प्रधानमंत्री वहां पर हैं, जैसे इस टाइम हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे भी पीएमओ काफी शक्तिशाली है और बहुत अच्छे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो पोजीशन है, जो व्यक्तित्व है, जो उनकी स्थिति है, वो सबसे शक्तिशाली है। उनको कोई अपोज नहीं कर सकता है उनकी पार्टी में, तो जो वो कह देंगे वो होगा। तो इसलिए पीएमओ शक्तिशाली रूप से काम कर रहा है। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पीएमओ बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। तो कई बार ये चीजें होती हैं, गठबंधन हो जाता है, पार्टी को भी देखना है और चीजों को भी देखना है। दूसरी चीज की, अगर प्रधानमंत्री को यही डर है कि मैं कल प्रधानमंत्री रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तो वो पीएमओ देखेगा या पहले अपनी कुर्सी बचाने में लगा रहेगा? तो पीएमओ को क्या देखेगा? लेकिन अगर उसको ये भरोसा है, जैसे कि पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की, एनडीए गठबंधन की है मौजूदा समय में, तो वहां पर प्रधानमंत्री को अपनी स्थिति को लेकर के कोई संदेह नहीं है। वो अपनी मजबूती से खड़े हैं और सर्वमान्य नेता हैं, सब उनको मान रहे हैं। तो ऐसी जगह पर पीएमओ काफी शक्तिशाली हो जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल जो है वो ये उठता है कि आखिर जब अगर पीएमओ शक्तिशाली है तो आखिर बाकियों की क्या जरूरत है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की जरूरत ही क्या है? प्रधानमंत्री दे दो, प्रधानमंत्री को 4 नौकरशाह दे दो, अपने आप देश चलता रहेगा। और अगर पीएमओ कुछ नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री जी कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, दूसरे लोग अगर कंट्रोल कर रहे हैं, रबर स्टैम्प शब्द आप लोगों ने सुना होगा, या कई बार ये होता है कि जी पीछे से मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमने देखा कि ये कहा जा रहा था कि उनको पीछे से कोई और लीड करता है, वो सिर्फ एक चेहरा है। तो इस तरीके की चीजों में तो फिर वहां पर ये हो जाता है कि पीएमओ किस काम का बनाया ही क्यों है उसको? तो इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। यहाँ पर स्थिति ये होती है कि जब प्रधानमंत्री जी, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी कितना इनिशिएटिव लेते हैं चीजों का, कितना उनको वो देखना चाहते हैं, अपने आप करना चाहते हैं, कितना पेन ले रहे हैं। दूसरी चीज, उनकी स्थिति क्या है, मंत्रिमंडल में उनकी स्थिति क्या है, अगर वो एक मजबूत प्रधानमंत्री है। संसद में उनकी स्थिति क्या है, अगर उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में है, तो फिर पीएमओ उस हिसाब से काम करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तभी काम करवा पाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी की पार्टी में स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी संसद में पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, या पार्टी में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, मजबूरी में प्रधानमंत्री आपको बना दिया गया, रूल कोई और कर रहा है, पीछे से लीड कोई और कर रहा है, तो ऐसी जगहों पर फिर आप काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय का जो रोल है, जो भूमिका है, वो काफी कुछ डिपेंड करती है, निर्भर करती है प्रधानमंत्री जी के खुद के व्यक्तित्व, पार्टी और सरकार में उनकी पोजीशन। और पोजीशन यहाँ पर यह मतलब नहीं है प्रधानमंत्री सबसे ऊपर होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, वो बिल्कुल होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट वही होते हैं। लेकिन स्थिति का मतलब यह हुआ कि कई बार यह होता है कि किसी को मजबूरी में, किसी को, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपने प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन 4 कैबिनेट मिनिस्टर आपके इतने तगड़े हैं या उनकी पार्टी में इतनी तगड़ी पहुंच है कि आप उनका कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में फिर प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से निर्णय नहीं कर पाते हैं किसी चीज का। तो पीएमओ का इसी हिसाब से होता है। जैसे इंदिरा गांधी जी के समय पे पीएमओ बहुत शक्तिशाली थी, वहां पर, क्योंकि इंदिरा गांधी जी बहुत शक्तिशाली पीएम थी, तो वहां पर पीएमओ बहुत शक्तिशाली था, सारी चीजों को पीएमओ ही कंट्रोल कर रहा था। तो ये सब चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा प्रधानमंत्री कार्यालय का ये अध्याय। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। थैंक यू।